चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग इकोनॉमिक्स के दूसरा इकाई का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट होगा आपको CSO। एक बार इसके संबंध में पहले सुन लीजिए कि आखिर ये क्या है। C4 होता है सेंटर, S4 होता है स्टैटिकल, O4 होता है ऑर्गेनाइजेशन अर्थात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन होता है। यह केंद्र सरकार की एक सांख्यिकीय संगठन है जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रही है। इसके अतिरिक्त भी कई कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य कार्य जिसका है राष्ट्रीय आय का आकलन करना और प्रकाशन करना, यही है CSO। शायद बहुत ही छोटा परिचय में ही इसका पूर्ण परिचय छुपा हुआ था जो हमने बता दिए। इसकी स्थापना भी बता दूं आप लोग को। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यह केंद्रीय सांख्यिकीय, ऐसे लिखिएगा सांख्यिकीय, यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का नाम है। यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का नाम है। इसका गठन 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सर जी रुकिए, एक मिनट पेन लेते हैं। अच्छा लीजिए, थोड़ा जल्दी में बाबू। मिल गई पेन संजना? लेट लगा रही है। खड़े आ रहे हैं। उन विराम। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन, यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रही है। आकलन और प्रकाशन कर रही है। पुनर्विराम। CSO का पूरा नाम C for सेंट्रल, S for स्टैटिकल, ऐसे है स्टैटिस्टिकल, O for ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल मतलब तो हो गया वही केंद्रीय, और स्टैटिस्टिकल मतलब हुआ सांख्यिकीय।
और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ संगठन। अर्थात क्या हो गया आपका, अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अब लिख लिए होंगे। अब हम अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय आय की इतिहास। भारत के राष्ट्रीय आय के इतिहास। इसको अगर आप लिख लिए हैं तो एक बार इसके संबंध में अच्छी तरह से समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आय की इतिहास क्या है। मेरे भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय आय का आकलन वह सरकार करती है जिसको देश का विकास करना होता है, क्योंकि उसी के आधार पर देश का विकास देखा जाता है और देश के विकास पर कार्य किया जाता है। लेकिन जब भारत गुलाम था तो अंग्रेज को क्या जरूरत थी राष्ट्रीय आय का आकलन निकालने का, क्या जरूरत था भारत के विकास को, गति को बढ़ाना। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कोई खास संस्था, कोई खास प्रयास नहीं हुआ था। वैसे 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी नाम के एक व्यक्ति ने, वैसे अर्थशास्त्री थे, एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किए थे और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। अर्थात एक व्यक्ति का एक वर्ष में भारत में आमदनी 20 रुपया बताया था। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे पहले 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। उसके बाद धीरे धीरे इस पर और सोच होने लगा। मैं बता दूं आप लोग को, 1948-49 में एपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो एक राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, उसके द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रकाशन हुआ था और उस समय भारत की राष्ट्रीय आय वार्षिक 8,650 करोड़ बताया गया था, और जहां एक व्यक्ति का आय 246 रुपया 9 पैसा बताया गया था, जो बहुत कम थी। उसके बाद मेरे भाई 1954 के बाद वही सीएसओ जो आपने पढ़े, सीएसओ को यह काम सौंपा गया और आज तक सीएसओ ही नियमित रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रही है। और वर्तमान में अर्थात
2008 के अनुसार से भारत का राष्ट्रीय आय क्या है वो पिछले क्लास में बताए थे, अर्थात यहाँ प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। तो इस तरह से भारत की राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास को हमने बताया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। पैराग्राफ चेंज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसके अनुसार 1948 और 1949 में राष्ट्रीय आय अर्थात भारत की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया था और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये थे। 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आकलन करने का भार सीएसओ नामक संस्था को दिया गया। इसके बाद यह नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित कर रही है, जो अभी तक जारी है। इस तरह से हमने सीएसओ और भारत के राष्ट्रीय आय के इतिहास को समझाने और लिखाने का प्रयास किया। इसमें अगर थोड़ा सा कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आकलन मतलब क्या होता है सर? आकलन मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी आंकड़ा को इकट्ठा करना या उससे सही रूप में कहीं पर उतारना। प्रकाशन मतलब क्या होता है सर? प्रकाशन का मतलब होता है एक तरह से जारी करना, लोगों के सामने रखना, ये प्रकाशन कहलाता है। महालोभित मतलब क्या होता है सर? महालोभित एक व्यक्ति का नाम है जी। अब हम आगे बढ़े। यस सर, बोलिए। जी हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है आप लोग बताएंगे? अगला पॉइंट है आपका प्रति व्यक्ति है। इसको पहले आप लोग सुन लीजिए। प्रति व्यक्ति है मतलब एक व्यक्ति का औसत है, देश के एक व्यक्ति का औसत है। बिल्कुल आसान है। देश की जितनी भी राष्ट्रीय आय होगी उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद जो परिणाम निकलेगा वही एक व्यक्ति का औसत आय कहलाता है। उसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। बिल्कुल आसान है।
अर्थात राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, तो शुरू कीजिए लिखना। देखिए, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है, जो भागफल निकलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अर्थात ये भी लिखिए आप लोग, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, इसको मेरे भाई आप लोग इसी तरह से एक लाइन से इसको घेर दीजिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ये हुआ, सूत्र भी हुआ एक तरह से। तो अब आप प्रति व्यक्ति आय समझ गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना विधि। आप राष्ट्रीय आय की गणना विधि लिख लिए, इसको पहले समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय जो है उसको कैसे गणना, जी छुट्टी में दीजिएगा, बस 2 मिनट के बाद। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसकी गणना करने की कई विधियां होती है और उन विधियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख 5 विधियां है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख 5 विधियां है। एक में लिखिए उत्पादन गणना विधि, दूसरा में लिखिए आय गणना विधि, तीसरा में लिखिए व्यय गणना विधि और चौथा में लिखिए मूल्य योग गणना विधि। और 5वां में लिखिए व्यावसायिक गणना विधि। इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना विधि प्रमुख 5 है। इसको आज हम लिखा नहीं पाएंगे। तीसरा में क्या? तीसरा में आपका व्यय गणना विधि। सर व्यय का मतलब खर्च होता है ना?
हाँ हाँ, वो तो इसको जो एक एक करके बताने लगेंगे तो हम सब कुछ बताएंगे। मैं बता रहा था आप लोग को कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि तो जो प्रमुख 5 था उसको हमने लिखा दिए, लेकिन इसको डिटेल नहीं कर पाएंगे। समय इशारा कर रहा है कि आज की क्लास को यहीं पर बंद करना है, अतः आज की क्लास यहीं तक।